Good morning all of you. Now the last term, the inverse of the function was going on. और ये हमने आपको कल बता दिया था कि इन्वर्स जो फंक्शन होते हैं उनको हम लोग इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। और किसी भी फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी या उसका इन्वर्स होना हम लोग जब भी निकाल सकते हैं। ये सब कल बातें हमने बता दी थी, सिर्फ हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, और बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि वो फंक्शन 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर कोई भी फंक्शन 1-1 ऑन टू नहीं होगा यानी बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हम लोग उनकी इन्वर्टिबिलिटी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब वहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कल मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जितने भी इन्वर्स फंक्शन होते हैं यानी 1-1 ऑन टू होते हैं, अगर ये चेक हो जाए कि वो फंक्शन 1-1 ऑन टू हैं, ये चेक हो गया, तो चेक होने के बाद में 1-1 ऑन टू फंक्शन का जो डोमेन है वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है। तो रिजल्टिंग फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। इसके बाद में लास्ट में हमने आपको ये एग्जांपल दी थी कि हमारा फंक्शन किसी पूरे डोमेन में अगर 1-1 ऑन टू नहीं है यानी बाइजेक्टिव नहीं है तो डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए, तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में वो फंक्शन इन्वर्स हो जाएगा। जैसे हमने आपको sin x की एग्जांपल दी थी कि अगर y बराबर sin x है और -π/2 और π/2 के बीच में उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो फंक्शन जो है वो 1-1 ऑन टू हो जाएगा। और जब 1-1 ऑन टू हो जाएगा तो 1-1 ऑन टू का जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, और रिजल्टिंग फंक्शन y बराबर sin इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक कल बात हमने आपको बता दी थी। और हम लोग जो पढ़ रहे थे मेन हेडिंग, ये जितनी भी हेडिंग है ये इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन में है। और उसके बाद में फिर हमने आपको ये बात बताई थी कि कल फिर हम आपको यानी आज इस लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे, और यहाँ तक जाएंगे आज कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स किस तरह निकाला जाता है। हमने यहाँ के ऊपर ये जो हेडिंग है ये देखिए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन यहाँ के ऊपर डाल दी है। और पहली इलस्ट्रेशन यहाँ के ऊपर क्या ली कि लेट a बराबर यहाँ के ऊपर 1, 2, 3 और यहाँ के ऊपर 4 एंड b इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 3, 6, 9 और यहाँ के ऊपर 12। और कोई फंक्शन है इन दोनों सेट के बीच एसोसिएशन कर रहा है, एलिमेंट्स को एसोसिएट करा रहा है, और वो फंक्शन क्या दे रखा है f(x) बराबर 3x। तो कह रहा है कि देन राइट f, तो f लिखिए एंड f इनवर्स लिखिए, लेकिन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स लिखिए। बात आपकी सवाल समझ में आ गया? तो हमने सवाल को यहाँ से देखिए शुरू किया है, और यहाँ पर लिख दिया है कि ये कोई फंक्शन है जो दोनों एलिमेंट्स के बीच में एसोसिएट करा रहा है, ये फंक्शन। और वो फंक्शन है क्या, f(x) बराबर यहाँ के ऊपर 3x, जहाँ पर सेट a के एलिमेंट्स ये दे रखे हैं और सेट b के एलिमेंट्स 3, 6, 9 और यहाँ के ऊपर ये 12 दे रखे हैं, सवाल में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये फंक्शन ये जो दिया हुआ है अगर सेट a और सेट b के बीच में एसोसिएशन कराएगा तो f यानी फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, हम लोग यहाँ से 1 उठाएंगे। देखो a के सेट से हम लोग उठाएंगे, एसोसिएशन a और b के बीच में हो रहा है, हम लोग यहाँ से 1 उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो x जब 1 रखा जाएगा तो y 3 मिलेगा, x जब 2 रखा जाएगा तो y जो है वो यहाँ के ऊपर 6 मिलेगा, x जब 3 रखा जाएगा तो y जो है वो यहाँ के ऊपर 9 मिलेगा, x जब 4 रखा जाएगा तो y जो है यहाँ के ऊपर ये 12 मिलेगा। ये फंक्शन के ऑर्डर पेयर्स हो गए। कब हुए, जब एसोसिएशन a और b के बीच में हुआ। a और b के बीच में जब एसोसिएशन हुआ तो ये हमको ऑर्डर पेयर मिल गए। किस तरह मिले हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अगर आप ये देखें तो इन ऑर्डर पेयर से साफ पता चल रहा है कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट सेम नहीं है। कल हमने आपको क्या बात बताई थी कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर के अगर कंपोनेंट सेम ना हो तो वो बाइजेक्टिव होगा यानी 1-1 ऑन टू होगा। इन चारों ऑर्डर पेयर्स में एसोसिएशन के बाद किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स
के कंपोनेंट सेम नहीं है, तो ये बात तय हो गई कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फिर ये इन्वर्टेबल होगा, यानी इसका इन्वर्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या लिखा है, ये आप लोग देखिएगा, ये एफ इन्वर्स लिखा हुआ है, यानी इस फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के बाद जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। ये डोमेन है, ये रेंज है, तो ये रेंज और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। और एफ इन्वर्स, और उसके बाद में ये देखिए, जहाँ पर ए था वहाँ पर बी आ जाएगा, और जहाँ पर बी था वहाँ पर ए आ जाएगा, और जिस तरीके से एफ मिला था उस तरीके से एफ इन्वर्स क्या मिलेगा, 1,3 का 3,1 मिलेगा, 2,6 का 6,2 मिलेगा, 3,9 का 9,3 मिलेगा, और 4,12 का 12,4 मिलेगा। जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन हो जाएगा। तो ये यहाँ के ऊपर एफ इन्वर्स हो गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से समाप्त हो गया। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इलस्ट्रेशन यहाँ के ऊपर ये 2 दे रखी है कि कंसीडर किया जाए कि कोई फंक्शन जो है वो इस सेट और इस सेट को, यानी ए ये दे रखा है और बी ये दे रखा है, ठीक है, इन सेट्स को एसोसिएट करा रहा है। और किस तरह दिया हुआ है कि जब 1 से एसोसिएशन होता है तो ए मिलता है, जब 2 से एसोसिएशन होता है तो बी मिलता है, और जब 3 से एसोसिएशन होता है तो सी मिलता है। तो कहता है कि एफ इन्वर्स निकालो और इस बात को प्रूफ करो कि अगर उस इन्वर्स का इन्वर्स किया जाए तो वो इस फंक्शन के बराबर होगा। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ के ऊपर सबसे पहला स्टेप देखिए, ये यहाँ के ऊपर गिवन था 1 2 3, ये सेट ए हो गया। इसके बाद में ए बी सी, ये यहाँ के ऊपर ये सेट बी हो गया। देखिए ए बी सी ज़रा छोटा लिख रहे हैं, छोटा बोर्ड है इसे यहाँ पे लिख रहे हैं। कौन एसोसिएशन करा रहा है, एफ एसोसिएशन करा रहा है। 1 का ए के साथ करा रहा है, 2 का बी के साथ करा रहा है, 3 का सी के साथ में करा रहा है। तो इस मैपिंग को देखने से ही पता चल रहा है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 का मतलब यूनिक एसोसिएशन है, और ऑन टू का मतलब ये है कि इस सेट में हर एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी कम से कम एक प्री इमेज यहाँ के ऊपर है। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और जब ये बाइजेक्टिव हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टेबल होगा, यानी इसका इन्वर्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि हेयर एफ इज़ बाइजेक्शन एंड हेंस इन्वर्टेबल। और जब हम लोग इसका इन्वर्टेबल बनाएंगे तो ये वाला सेट यहाँ आ जाएगा और ये वाला सेट यहाँ चला जाएगा। तो हम लोगों ने रेंज को डोमेन यानी सेट ए और बी को आपस में अलग अलग कर दिया। जहाँ पर ए था वहाँ पर बी कर दिया, और जहाँ पर बी था वहाँ पर ए कर दिया। देखिए ये ए बी सी जो है, बी सेट यहाँ पर आ गया, और इसके बाद में ए सेट जो है वो यहाँ पर चला गया, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर हमारे पास ये फंक्शन एफ था। और अब हमें फंक्शन क्या मिल जाएगा, जैसे ही हमने डोमेन को रेंज किया और रेंज को डोमेन किया, इन सेट्स को आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो हमें एफ इन्वर्स मिल गया। आप लोग देखते रहिएगा। इसके बाद में जब ये एफ इन्वर्स मिल गया तो फिर आप ये देख लें कि यहाँ पर यूनिक एसोसिएशन है और ऑन टू भी है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर मौजूद है। तो ये बाइजेक्टिव हो गया, विच इज़ ऑल्सो बाइजेक्टिव हेंस इन्वर्टेबल। अब हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए अब हम लोग यहाँ पर आ गए, एफ इन्वर्स ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, इसका इन्वर्स कर दिया। और जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो जो लास्ट में फंक्शन हमको मिला है, फिर ये डोमेन रेंजेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, क्योंकि एफ इन्वर्स का इन्वर्स निकालने हैं। जब इस इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो फिर जो रेंजेस है वो डोमेन बन जाएंगी, और फिर डोमेन रेंजेस बन जाएंगी ना, फिर हमारे पास में यही चीज़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एफ इन्वर्स का होल इन्वर्स 1 2 3 यहाँ डोमेन की जगह पर आ जाएगा, और ये रेंज की जगह के ऊपर आ जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ के ऊपर एफ इन्वर्स का होल इन्वर्स लिखेंगे, और इसके बाद में 1 ए, और ये देखिए 2 यहाँ के ऊपर बी, और 3 और यहाँ के ऊपर ये सी, वही ऑर्डर पेयर्स मिल जाएंगे। और एफ इन्वर्स एफ, और ये ऑर्डर पेयर किसके बराबर थे, आप सवाल में पीछे देख लीजिएगा, ये एफ के बराबर थे। ये हमने यहाँ के ऊपर प्रूफ कर दिया। अब एक बात आप सुने और बहुत कायदे से समझ लें, क्योंकि सवाल लगाने में आपको यही सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। किसी भी फंक्शन को हर जगह पर आप फिगर बना के बाइजेक्टिविटी तो चेक नहीं करेंगे। सबसे आसान बात ये होती है कि किसी भी फंक्शन की बाइजेक्टिविटी जब चेक करें तो उसका 1 1 होना चेक करेंगे और ऑन टू होना चेक करेंगे। तो 1 1 होने के चेक करने के लिए तो हमने आपको कई मेथड आपको याद होगा बता दिए थे, मोनोमॉर्फिक, और उसके बाद में ये बता दिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला बता दिया था, fx1 बराबर fx2 वाला बता दिया था, यानी एनालिटिकल मेथड। लेकिन ऑन टू के लिए कोई मेथड आपको नहीं बताया था। जब तक कि 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं चेक कर लेंगे उस वक्त तक बाइजेक्टिव नहीं होगा, और जब तक बाइजेक्टिव नहीं होगा उस वक्त तक उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा।
ऑन टू निकालने के लिए मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, ये बात हम लोग यहाँ पर समझेंगे और दो इलस्ट्रेशन से समझेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि अगर हम कंसीडर करें, देखिए हाउ वी चेक बाइजेक्टिविटी ऑफ फंक्शन, ये हेडिंग है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फंक्शन, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, और एसोसिएशन रियल नंबर्स के बीच में हो रहा है, यानी डोमेन का सेट भी रियल नंबर है और को डोमेन का सेट भी जो है वो रियल नंबर है। ये देखिए रेंज जो बने ली जाएगी वो कोडोमेन के सेट से ली जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये कोडोमेन का सेट हो गया और ये डोमेन का सेट हो गया, और फंक्शन क्या हो गया, fx बराबर fx प्लस 3। इसका मतलब ये बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लोग 1 1 चेक करेंगे और ऑन टू चेक करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर 1 1 चेक किया, और आपको याद होगा कि हम लोग किस तरह लेते थे कि लेट x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर, यानी डोमेन के सेट से x1 x2 ले लिया गया। देन fx1 बराबर fx2, और fx1 की वैल्यू 4x1 प्लस 3 ये रख दी गई, और fx2 की वैल्यू 4x2 प्लस 3 ये रख दी गई। और सिचुएशन क्या हो गई कि 3 और 3 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, x1 बराबर x2, और सब बातें वहाँ पे बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ के ऊपर उन सब बातों के बताने का कोई तुक नहीं है, ये 1 1 हो गया। लेकिन ऑन टू नहीं बताया था, तो ऑन टू क्या करते हैं, आप याद रखिएगा कि मैथमेटिकली हमने आपको बताया था कि ऑन टू के लिए हमेशा रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। जब आप मेरा वो पुराना लेक्चर देखेंगे ऑन टू पर, तो वहाँ हमने आपको बता दिया था कि रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। तो फॉर ऑन टू, ये देखिए लिखा है फॉर ऑन टू y बिलोंग टू रियल नंबर। क्यों y बिलोंग टू रियल नंबर, y क्या होता है, रेंज होती है, तो यहाँ से कोडोमेन के सेट को बिलोंग करेगी, क्योंकि ये भी रियल नंबर है। तो लिखा y बिलोंग टू रियल नंबर, डोमेन और रेंजेस दोनों रियल नंबर हैं, तो y बिलोंग टू, यानी रेंज जो है वो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेगी। और ये रियल नंबर कहाँ से आएगा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, यहाँ से आएगा, इस कोडोमेन के सेट से आएगा, फंक्शन के कोडोमेन से आएगा। ये हुआ पहला स्टेप, यानी पहला स्टेप आप लोग क्या करेंगे कि रेंज y को लेंगे और बिलोंग कराएंगे। कहाँ से बिलोंग कराएंगे, कोडोमेन के सेट से। तो ये जो रेंज आई है y बिलोंग टू, यहाँ के ऊपर रियल नंबर, ये r जो है रियल है, रियल नंबर, और ये कहाँ से आई, कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f से आई। इसके बाद में आपको याद होगा कि y बिलोंग टू अगर यहाँ के ऊपर रियल नंबर होगा, तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, fa बराबर b। यानी जब आप वहाँ पर भी लेक्चर में देख लीजिएगा, जब a के एलिमेंट्स आप f में रखेंगे, जब आप a के एलिमेंट, डोमेन के एलिमेंट्स फंक्शन में रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगी। डोमेन के सेट जब आप फंक्शन में रखिएगा तो आउटपुट में हमें रेंज मिलेगी, ठीक है, और वो रेंज क्या हो जाए, यानी fx हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर डोमेन की वैल्यूज रखी, सेट a की वैल्यू रखी, तो ये देखिए fx, ये fx हो गया, और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ गया, यहाँ के ऊपर y। b कहाँ से आया, सेट ऑफ कोडोमेन से आया, b कहाँ से आया, सेट ऑफ कोडोमेन से। तो ये जो रेंज होगी यहाँ के ऊपर fx, जब आप डोमेन के एलिमेंट्स इसमें रख देंगे तो ये रेंज बन जाएगी। इससे हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हमने सेट ए के या डोमेन के एलिमेंट्स रखे, ये रेंज मिलेगी और बराबर का निशान मिलेगा। और उसके बाद में ये y है, ये y कहाँ से आया, सेट ऑफ कोडोमेन से आया। y कहाँ से आता है, ये सेट ऑफ कोडोमेन से आता है। तो ये हो गया fx बराबर y। इस fx बस आप यही करेंगे, y बिलोंग टू, यहाँ के ऊपर रियल नंबर कोडोमेन के सेट से लीजिएगा, फिर fx बराबर y करिएगा, कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। fx की वैल्यू 4x प्लस 3 होगी, ऊपर से देख लीजिए ये रखी हुई है, और बराबर y होगा, और यहाँ से 4x प्लस 3 बराबर y से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब x निकालिएगा यहाँ से x, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 अपान 4। आप x को कैलकुलेट करिएगा तो y माइनस 3 अपान यहाँ के ऊपर ये 4। आप याद रखिएगा, देखिए अगर हम इस y की जगह पर, आपने क्या लिखा है, y क्या बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, क्योंकि कोडोमेन के सेट में रियल नंबर्स हैं। अगर हम इस y की जगह पर कोई भी रियल नंबर रखें और उस रियल नंबर को रखने के बाद हम सॉल्व करें, तो हमें क्या मिलेगा। सिर्फ अपने से ये बात पूछिए कि आपने y ऊपर वाल कोडोमेन के सेट से रियल नंबर माना है, तो जब आपने y यहाँ के ऊपर रियल नंबर माना है, तो इस y की जगह पर कोई भी रियल नंबर, लाइन पर का कोई भी नंबर रख दीजिए, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, और जब आप सॉल्व करिएगा तो मिलने वाली x की वैल्यू जो है वो भी रियल होगी, मिलने वाली वो भी x की वैल्यू
रियल होगी। इसका मतलब ये है कि अगर वो रियल ना होती, अगर y की जगह पर कोई भी रियल वैल्यू रखी जाती और मिलने वाली x की वैल्यू जो है वो रियल ना होती तो फंक्शन ऑन टू ना होता। मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया और अगली एग्जाम्पल से जो कन्फ्यूजन आपका है वो और दूर हो जाएगा। फिर सुन लीजिएगा कि y जो है ये कहाँ से आया, सेट ऑफ कोडोमेन से आया। सेट ऑफ कोडोमेन में कौन से एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर हैं। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर 4x प्लस यहाँ के ऊपर ये 3 बराबर y रख के x को बराबर लिखा y माइनस 3, सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू y माइनस 3/4 आई। हमने इस y की जगह पर क्योंकि रियल नंबर कोडोमेन से आया था कोई भी रियल नंबर रखा और सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू मिलेगी, जैसे मान लिया y की जगह के ऊपर आपने 1 रख दिया, 2 रख दिया, 1/2 रख दिया, 4 रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो जब भी आप जैसे मान लीजिए y की जगह पर 4 रखा तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा और 1/4 भी रियल होगा। इसका मतलब y की हर रियल वैल्यू के लिए x जो मिलेगा वो भी रियल मिलेगा, यानी डोमेन के सेट को बिलोंग करेगा। और अगर डोमेन के सेट को बिलोंग ना करता, रियल ना होकर सिर्फ नेचुरल मिल जाता या कुछ और मिल जाता तो फिर ये ऑन टू ना कहलाता। तो इसका मतलब ये है कि हेंस ऑन टू। पॉइंट समझ में आया? अब आप दूसरे सवाल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पोजीशन। दूसरे सवाल से पोजीशन जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो दूसरी इलस्ट्रेशन से बिल्कुल जो है वो अगर कोई ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो वो बिल्कुल से गायब हो जाएगा। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था कि अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो हम लोग उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी फंक्शन इस तरीके का दे रखा है, ये इलस्ट्रेशन दे रखी है, वहाँ पर क्या था, उस वाले में पहले में क्या था कि 2 सेट थे लेकिन दोनों रियल नंबर के थे, यानी डोमेन में भी रियल नंबर था और को डोमेन में भी रियल नंबर था। यहाँ डोमेन में भी नेचुरल नंबर्स हैं और को डोमेन में भी नेचुरल नंबर्स हैं और को डोमेन के सेट में ही रेंज होगी, रेंज वाले एलिमेंट्स भी उसी में पाए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सेट ऑफ डोमेन भी नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ को डोमेन भी नेचुरल नंबर है और फंक्शन कौन है, f(x) बराबर 2x है और हम लोग बाइजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। वही पहले 1 1 चेक करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर 1 1 चेक करेंगे। लेट x1, x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिलोंग टू सेट ऑफ डोमेन बी एनी 2 एलिमेंट्स और क्या कर देंगे, fx1 बराबर fx2, ये सब पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो 2x1 बराबर 2x2 आएगा, यहाँ पर x1 रख देंगे और आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर x2। तो ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। हम लोग यहाँ के ऊपर 1 1 का पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, मैथमेटिकली ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से किसी फंक्शन को ऑन टू चेक करेंगे। तो जब हम ऑन टू की बात करेंगे, देखिए सेकंड वाला जो पॉइंट है ये ऑन टू के लिए है। ये क्या आ जाएगा, लेट y बिलोंग टू रियल नंबर्स, y बिलोंग टू रियल नंबर कहाँ से आया, सेट ऑफ कोडोमेन से। बी एनी एलिमेंट, यहाँ के ऊपर बी एनी एलिमेंट फ्रॉम सेट ऑफ कोडोमेन, फिर वही बात लगा दी गई fa बराबर b, यानी जब हम एलिमेंट्स ऑफ डोमेन रखेंगे तो हमें रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, रेंज मिलेगी। और वो रेंज किस शक्ल में होगी, जब हम इसमें x की जगह पर वैल्यू रख देंगे तो ये fx नहीं रह जाएगा बल्कि ये रेंज बन जाएगा। और y कहाँ से आएगा, सेट ऑफ कोडोमेन से आएगा। इसके बाद आगे आप बढ़े, इस fx की जगह पर आपने 2x रखा और ये वाला y रखा, समझ बता रही है। इस fx की जगह पर क्या रखा, यहाँ से ये 2x यहाँ के ऊपर रख दिया और बराबर y रख दिया। इसके बाद में जब x की वैल्यू आप लोग सॉल्व करेंगे तो y/2 मिलेगी। अब y कहाँ से आया, सेट ऑफ कोडोमेन से आया। सेट ऑफ कोडोमेन में कौन से एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर हम इस y की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखें बच्चों, 1 3 5, ठीक है, तो हर नेचुरल नंबर के लिए x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। अगर हम y की जगह पर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाएगी, जो नेचुरल नंबर नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर y नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो x जो है वो हर नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, यानी सेट ऑफ डोमेन को बिलोंग नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर y की वैल्यू 1 होगी तो x 1/2 मिल जाएगा। देखिए 1/2 जो नेचुरल नंबर के सेट को नहीं बिलोंग करेगा, यानी डोमेन को नहीं बिलोंग करेगा, इसका मतलब डोमेन के सेट में इसकी प्री इमेज नहीं होगी। इसका मतलब y बराबर अगर हम लोग 3 लेंगे
अगला नेचुरल नंबर 2 नहीं 3 लिया, हर नेचुरल नंबर के लिए नहीं लिया जाएगा, के लिए लिया जाएगा। यानी 1 के बाद में ज़रूरी है कि 2 हो जाए तो 3 बना होने, सब के लिए होना चाहिए। तो 3 के लिए फिर नहीं होगा, जब हम लोग यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3/2 मिल जाएगा, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब डोमेन के सेट को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि डोमेन के सेट में इसकी प्री इमेज नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हो गया कि y जो सेट ऑफ कोडोमेन से लिया गया, जहाँ सारे नेचुरल नंबर पाए जा रहे थे, अगर y की जगह पर नेचुरल नंबर रखे जाएं तो जो x है सेट ऑफ डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। और सेट ऑफ डोमेन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं मिल रहे हैं। 5 रख दिए, 7 रख दिए, 9 रख दिए, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो सेट ऑफ डोमेन को बिलोंग नहीं करेगा। ये हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया। इसलिए नॉट ऑन टू, दैट इज़ नॉट बाइजेक्टिव, इसलिए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट समझ में आया? देखिए इससे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए, फिर y की जगह पर सेट ऑफ कोडोमेन रखिए, तो हमें सेट ऑफ डोमेन मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला। ये हमने आपको यहाँ के पर बात बता दी। इसके बाद में आपकी यहाँ के पर हेडिंग है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, यानी अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा है तो हम उसका इनवर्स किस तरह प्राप्त करते हैं, उसके इनवर्स को निकालने का क्या तरीका है। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि दिए हुए फंक्शन को हम लोग y के बराबर मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या करते हैं कि x और y आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वही इन्वर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कोई फंक्शन यहाँ के पर f(x) बराबर sin x दे रखा है और कहा जाए कि इसका इन्वर्स निकालिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको y के बराबर मानेंगे, यानी y बराबर sin x। फिर दूसरा टर्म यह है कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो जब आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो x बराबर साइन इनवर्स y आ जाएगा। तीसरा पॉइंट आप क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज कर देंगे, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर y ले आएंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर x ले आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीसरा जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज x एंड y, और चौथा पॉइंट जो होगा वही f इनवर्स x होगा। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ के ऊपर ये क्या था, y था, और जब ये साइन इनवर्स x के बराबर हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, f इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x। अब ये y काहे में चेंज हो जाएगा, ये y नहीं रहेगा, बल्कि पहले fx था, अब ये f इनवर्स x हो जाएगा। ये है इनवर्स के निकालने का तरीका। कोई भी फंक्शन दे रखा हो हम लोग उसका इनवर्स इसी तरह निकालेंगे। दूसरी एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ के ऊपर इलस्ट्रेशन, यहाँ के ऊपर ये 2 दे रखा है। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये इलस्ट्रेशन, यहाँ के ऊपर ये 1 है और यहाँ के ऊपर ये 2 है। अगर यहाँ के ऊपर ये दे रखा है इफ़ y बराबर 2 टू द पावर x टाइम्स x माइनस 1, ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो ये f(x) बराबर था तो हमने इसको y के बराबर कर लिया। मान लिया f(x) के बराबर था ये, तो हमने y के बराबर कर दिया, यानी एक स्टेप हो गया। ये इलस्ट्रेशन 2 है। इसमें फार्मूला लगाया a टू द पावर x बराबर n, तो x बराबर log n बेस a, यानी एक्सपोनेंशियल को log में चेंज कर दिया। तो ये वाला फार्मूला जब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो a टू द पावर x ये होगा और n ये होगा, तो आ जाएगा x टाइम्स x माइनस 1 बराबर log y बेस 2। a टू द पावर x बराबर n मानिएगा तो x बराबर हो जाएगा log n और बेस log y और बेस यहाँ के ऊपर ये 2, ये लगा दिया गया, ये आ गया a टू द पावर x बराबर n, तो x बराबर log n बेस a, यहाँ के बाद log y बेस 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात पहुँची। फिर x से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर माइनस x मिलेगा और माइनस का log y बेस 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको इधर कर दिया। इसके बाद में ये x में इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गई। फिर इसका कंपैरिजन ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से करेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जब कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -1 मिलेगी और c की वैल्यू माइनस का log y बेस 2 मिलेगी। इसके बाद श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगा दिया जाएगा। x बराबर देखिए माइनस ये रखा गया, b की जगह पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पर -1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 आ गया,
ये a बराबर 1 आ गया और c की जगह पर माइनस का log y बेस 2 और अपान 2 इंटू a की वैल्यू 1 हो गई। इसके बाद में ये माइनस और ये माइनस मिलाकर यहाँ के पर ये देखिए ये 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ के पर ये 1 आ गया, देखिए यहाँ के पर ये 1 आया और प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर 1 होगा। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ के पर ये हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा log y बेस 2 और अपॉन यहाँ के पर ये 2। ठीक है, अपॉन यहाँ के पर ये 2 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ के पर क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। पहले देखिए पहला स्टेप क्या था कि y के बराबर, तो y के बराबर तो हमने मान लिया। उसके बाद में ये था कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x y के टर्म में एक्सप्रेस हो गया नहीं हो गया। इसके बाद में यहाँ के पर ये तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जहाँ पर x है इंटरचेंज कर दिए, वहाँ पर y और जहाँ पर y है वहाँ पर x, तो ये आ जाएगा y बराबर, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस और ये 4 और ये देखिए log x बेस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 2। जहाँ पर x है वहाँ पर y कर दिया और जहाँ y था वहाँ पर x कर दिया। फिर चौथे पॉइंट पे हमने आपको ये बताया था कि जो रिजल्ट निकलेगा वही जो है वो इन्वर्स होगा। तो f इन्वर्स x बराबर ये मिल जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 और log x बेस 2 और अपॉन यहाँ के पर 2, यही इन्वर्स कहलाएगा। ये मैंने आपको इन्वर्स निकालने का तरीका भी सिखा दिया कि अगर कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है तो किस तरीके से हम उसका ऑन टू निकालेंगे, ऑन टू निकालने का भी तरीका बता दिया, और किस तरीके से हम उस फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे। अब इसके बाद में कल भी हम लोग फंक्शन ही पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन्वर्स फंक्शन पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे नया फंक्शन कंपोजिट फंक्शन, कि किस तरीके से दो फंक्शन को हम लोग कंपोज करते हैं। और इसके बाद में एक रिक्वेस्ट आप लोगों से बार बार यही है कि पढ़िए कायदे से और पूरा फंक्शन का जो बेसिक है वो पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बाद फिर हम आपको आईआईटी का फंक्शन पढ़ाएंगे कि आईआईटी में अगर फंक्शन की प्रॉब्लम आए और रेंज की प्रॉब्लम आए तो किस तरीके से हम लोग जो है उसको डील करते हैं। हम आपको इनइक्वालिटीज़ पढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल वगैरह की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा कितना मज़ा आएगा। लेकिन हर फंक्शन को डिटेल में इसका बेसिक पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे हम आगे जो है आगे बनाने में हमें जो है वो अच्छा लगे, क्योंकि आप लोग सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत मिल नहीं रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, अगर एक एक फंक्शन आप कायदे से पढ़िएगा तो बड़ी बारीकी आपको क्लियर हो जाएंगी और जितना बेस है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए पढ़िए कायदे से सारे लेक्चर्स को और सब्सक्राइब करना ना खुद भूलिए और ना दूसरों से भी कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।